नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ मानसी। खबरों पर गौर करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए इस साल लद्दाख के द्रास इलाके में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में शाहरुख खान का बेटा मुद्दा बन रहा है। क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप में पकड़े गए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के समर्थन में कांग्रेस नेता उतर आए। यूपी के लखीमपुर मामले और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का आज जेल में 7वां दिन है। उनकी जमानत अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे से सुनवाई होनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक और पुलिस उन मुस्लिम महिलाओं को हिरासत में ले रहे हैं जो व्हाट्सएप या ईमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए इस साल लद्दाख के द्रास इलाके में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। परंपरागत रूप से राष्ट्रपति राष्ट्र राजधानी में दशहरा समारोह में भाग लेते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति कोविंद 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान 14 अक्टूबर को वह लेह के सिंधु घाट में सिंधु दर्शन पूजा करेंगे। इसी दिन शाम को वह उधमपुर में सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर वह द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दौरान वह जवानों से बातचीत भी करेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में शाहरुख खान का बेटा मुद्दा बन रहा है। क्रूज पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप में पकड़े गए फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन के समर्थन में कांग्रेस नेता उतर आए हैं। प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने रेगांव की चुनावी सभा में स्टार प्रचारक की हैसियत से पहुंचे थे। वे मंच से ही आर्यन पर बात करने लगे। उन्होंने कहा कि आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अजय सिंह ने देश में कानून व्यवस्था पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, इस देश में 2 तरह के कानून हैं, एक अजय मिश्र जैसे लोगों के लिए और एक आर्यन खान जैसे लोगों के लिए। यह आप सबको समझना चाहिए। बता दें कि अजय सिंह का हमला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र पर था, जिनका बेटा आशीष यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है। अजय सिंह बोले कि कोई कानून नहीं है कि किसी को अरेस्ट कर ले और उसे जमानत न दी जाए। बघेली भाषा में बोलते हुए राहुल यह भी कह गए कि आज कौन बच्चा है जो नशा नहीं करता, अभी यही देखे तो किसी बिल्डिंग के पीछे कॉरेक्स की बोतल पड़ी मिल जाएगी। यूपी के लखीमपुर मामले और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की चर्चा अमेरिका में भी हो रही है। वर्ल्ड बैंक की बैठक में शामिल होने गए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में सवाल किया गया। बोस्टन के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में एक चर्चा के दौरान सीतारमण से पूछा गया कि प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्री लखीमपुर की घटना पर चुप क्यों हैं और जब कोई सवाल किया जाता है तो बचने की कोशिश क्यों की जाती है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि लखीमपुर की हिंसा में 4 किसानों को मारा जाना बेशक निंदनीय है, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। ऐसी हर घटना को बराबरी से उठाना चाहिए, न कि तब तक जब वे आपके माफिक हों। सिर्फ इसलिए यह मुद्दा नहीं उठना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सीतारमण ने कहा कि मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग और डॉक्टर अमर्त्य सेन जो भारत को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें इस बार ऐसे मुद्दों को उठाना चाहिए। मेरे कैबिनेट सहयोगी के बेटे शायद मुश्किल में हो और ये मान भी ले कि जो कुछ हुआ उन्होंने ही किया है और किसी ने नहीं किया, तो भी कानून के तहत जांच प्रक्रिया पूरी होगी। सीतारमण ने आगे कहा कि मेरी पार्टी या प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर डिफेंसिव नहीं है, बल्कि भारत को लेकर डिफेंसिव है। मैं भारत की बात करूंगी, मैं गरीबों को न्याय की बात करूंगी। हमें तथ्यों पर बात करनी चाहिए, यही मेरा जवाब है। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन का आज जेल में 7वां दिन है। उनकी जमानत अर्जी पर मुंबई के सेशन कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे फिर सुनवाई होनी है। इससे पहले बुधवार करीब 3 बजे सुनवाई चली, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई। इस दौरान बचाव पक्ष ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पंचनामे से लेकर आरोपियों पर लगाई धाराओं पर बहस की।
वहीं एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए अपना पक्ष रखा। आर्यन की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई और एनसीबी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अपना पक्ष रखा। एएसजी ने कहा, इस मामले में एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। एनसीबी के पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आर्यन विदेशों में कुछ लोगों के संपर्क में थे जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा लगता है। आर्यन से संबंधित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से पता चला कि जो पहली नगर में अवैध दवा खरीद और संकेत करते थे। उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन ने दमन तेज कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के सैनिक और पुलिस उन मुस्लिम महिलाओं को हिरासत में ले रहे हैं जो व्हाट्सएप या जीमेल का इस्तेमाल कर रही है। चीन की सरकार इन्हें प्री क्रिमिनल बता रही है, यानी वे लोग जो भविष्य में गंभीर अपराध कर सकते हैं। इसे साइबर क्राइम भी बताया जाता है। चीन की इन हरकतों को खुलासा एक नई किताब इन द कैंप्स चाइनीज हाईटेक पीनल कॉलोनी में किया गया। इस किताब के बारे में बिजनेस इनसाइडर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। वैसे तो चीन में व्हाट्सएप और जीमेल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ सरकारी नेटवर्क और मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ लोग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। वॉशिंगटन में रहने वाली एक चीनी छात्रा गई थी, वहाँ उसने व्हाट्सएप और जीमेल का इस्तेमाल किया। बाद में चीन की पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। घटना 2017 के आखिर की है। वेरा जोउ नाम के इस स्टूडेंट के मुताबिक 2018 न्यू ईयर के दौरान भी वह जेल में थी। जोउ के 6 महीने जेल में रहना पड़ा और बाद में उसे इस स्तर पर रिहा कर दिया गया कि वह नियमों का पालन करेगी और रोज स्थानीय प्रशासन के पास हाजिरी दर्ज कराएंगी। चीन में उइगर और हुई मुस्लिम समुदाय है, इन पर चीनी सरकार पैनी नजर रखती है। करीब 10 लाख चीनी मुस्लिम हिरासत में हैं और उनको टॉर्चर की कहानियां कई बार दुनिया के सामने आ चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। डॉक्टर सिंह का इलाज एम्स के कार्डियो न्यूरो टावर में किया जा रहा है। देर शाम एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत अभी स्थिर है, उन्हें बुखार की वजह से भर्ती कराया गया। मनमोहन सिंह फिलहाल राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। वो 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। मनमोहन की जांच के लिए दिल्ली एम्स में एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। इसे वहां के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया हेड कर रहे हैं। मनमोहन सिंह इस साल 19 अप्रैल को कोरोना वायरस से भी संक्रमित हो गए थे। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। 10 दिन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को शुगर की बीमारी थी। उनकी 2 बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। पहली सर्जरी 1990 में ब्रिटेन में हुई थी, जबकि 2009 में एम्स में उनकी दूसरी बाईपास सर्जरी हुई थी। पिछले साल एक दवा रिएक्शन और बुखार होने के बाद भी मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया। मनमोहन इस साल 19 अप्रैल को कोरोना वायरस से भी संक्रमित हुए। उनका इलाज दिल्ली एम्स में चला। खास बात यह थी कि पूर्व पीएम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। उन्हें पहला शॉट 3 मार्च को और दूसरा डोज 4 अप्रैल को दिया गया था। नॉर्वे के कोंग्सबर्ग शहर में मंगलवार बुधवार के दरमियान रात एक व्यक्ति ने तीर कमान से हमला किया। घटना में 5 लोगों की जान गई और 2 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसका यह मारे जाने वाले के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने कूप एक्स्ट्रा सुपरमार्केट में घुसकर लोगों पर हमला किया। बाद में छापेमारी के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्वे को काफी शांत देश माना जाता है और यहाँ अमन इस तरह के हमले नहीं होते। अब तक यह भी साफ नहीं हो सका कि आतंकी हमला या आपसी रंजिश का था। पुलिस ने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कोंग्सबर्ग से पुलिस चीफ ओविड आस ने कहा कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे ज्यादा जानकारी फिलहाल नहीं दी जा सकती। आरोपी ने सभी हमलों को अकेले में ही अंजाम दिया। कुछ लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए, लेकिन इनके बारे में अभी जानकारी नहीं दी जा रही। आज के मुताबिक हमलावर ने सबसे पहले शहर के एक व्यस्त चौराहे पर मौजूद लोगों को निशान बनाया। इसके बाद उसका पीछा किया। जस्टिस मिनिस्टर मोनिका मिलेंड की घटना की जानकारी दी। आरोपी का पीछा करने के लिए पुलिस ने हेलीकॉप्टर और बम स्क्वाड को भी तैनात किया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमलावर को घटनास्थल में 25 किलोमीटर दूर ड्रेमन इलाके से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसने पुलिस पर भी हमले की कोशिश की। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन की रॉकेट ने इस साल 5वीं बार स्पेस तक का सफर
सफलतापूर्वक पूरा कर इतिहास रच दिया। बुधवार को हुई इस उड़ान में कनाडा के एक्टर विलियम शेटनर की क्रू तौर पर शामिल थे। उनकी उम्र 90 साल है। NS-80 के नाम के रॉकेट एक कैप्सूल लॉन्च किया गया। इस 4 क्रू मेंबर थे। इनमें विलियम के अलावा ब्लू ओरिजिन के वाइस प्रेसिडेंट और पावर्स प्लांट लैब के को-फाउंडर क्रिस और मेडिडेटा को-फाउंडर ग्लेन डी वृष भी शामिल है। ब्लू ओरिजिन के पास अमेरिका को वेस्ट टेक्सास में अपना लॉन्च पैड और प्राइवेट फैसिलिटी है। यहीं से रॉकेट ने उड़ान भरी। इससे कुछ मिनट बाद ही स्पेसक्राफ्ट धरती पर उतर आया। शुरू से आखिर तक इस मिशन में कुल 11 मिनट लगे। इनमें से 3 मिनट सबसे रोमांचक रहे, जब क्रू ने करीब 3 मिनट तक भारहीनता यानी वेट लॉस में गुजारे। इस दौरान व्यक्ति का वजन बिल्कुल शून्य होता है और वो हवा में उड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि विलियम शेटनर ने हॉलीवुड की सुपरहिट सीरीज स्टार ट्रेक में कैप्टन किर्क का रोल प्ले किया था। इस बार वे हकीकत में एक ऐसे मिशन का हिस्सा बने जिसे स्पेस टूरिज्म की दिशा में बेहद अहम और कामयाब बताया जा रहा है। उनकी उम्र 90 साल की है। इससे पहले वैली फैंग ने 82 साल की उम्र में स्पेस का रुख दिया था। यह मिशन के ब्लूप्रिंट का ओरिजिन था और इससे पहले मिशन को जुलाई में लॉन्च किया गया था। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखने हैं कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को लेकर बुधवार को भारत और चीन के बीच जमकर तकरार हुई। चीन ने इस दौरे का कड़ा विरोध किया, जिसे नई दिल्ली ने स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति नायडू पिछले हफ्ते पूर्वोत्तर भारत के दौरे के दौरान 9 अक्टूबर को अरुणाचल पहुंचे। बुधवार सुबह इस दौरे पर तिल मिलाते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को सीमा विवादों और जटिल बनाने वाले कदमों को रोकने की चेतावनी दी। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों को खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने चीनी विदेश मंत्रालय के बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अखंड और अभिन्न हिस्सा है। बागची ने कहा कि भारतीय नेता अरुणाचल प्रदेश का उसी तरह नियमित रूप से दौरा करते हैं जैसे वे अन्य भारतीय राज्यों का करते हैं। भारतीय नेताओं के भारतीय राज्य का दौरा करने पर आपत्ति जताना भारतीय नागरिकों के तर्क और समझ पर खरा नहीं उतरता। पिछले हफ्ते भी शुक्रवार को चीनी सेना की टुकड़ी ने अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए तवांग के करीब गश्त लगाने की कोशिश की। कुछ घंटों के बाद करीब आमना सामना होने पर भारतीय सेना ने कुछ चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया। बाद में सैन्य से वार्ता के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। एक वीडियो क्लिप की वजह से कर्नाटक कांग्रेस में तूफान मच गया। वीडियो क्लिप में कांग्रेस के पूर्व सांसद वीएस उग्रप्पा और प्रदेश के मीडिया कोऑर्डिनेटर एमएम सलीम अहमद, प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और उनके सहयोगी के कथित भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। दोनों नेता उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इस दौरान दोनों फुसफुसाकर बात कर रहे थे, लेकिन सामने माइक रखे होने की वजह से सारी बातें सुनाई दे गई। दोनों नेता इस बात से अनजान थे कि उनका रिकॉर्ड हो रहा है। उनकी बातचीत का यह वीडियो बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मालवीय ने लिखा कि दोनों नेता बात कर रहे हैं कि कैसे पार्टी अध्यक्ष डीके शिवकुमार रिश्वत लेते हैं। उनके करीबी कलेक्शन ने 50 से 100 करोड़ की कमाई की है। वे यह भी बात कर रहे हैं कि कैसे बात करते समय शिव कुमार हकलाते हैं मानो नशे में हो। वीडियो में सलीम को कहते सुना जा सकता है कि शिव कुमार सिर्फ उगाही करने वाले व्यक्ति हैं। पहले कमीशन में 6 से 8% लिए जाते थे,
लेकिन डीके शिव कुमार के आने के बाद उन्होंने 12% हिस्सा कर दिया है। यह सभी डीके का एडजस्टमेंट है, यह एक घोटाला है। उसके सहयोगियों ने लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं। सोचिए कि डीके ने कितना कमाया होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया। अब बीएसएफ अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देश की सीमा से लगे 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की अनुमति मिल गई। साधारण भाषा में कहे तो अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना ही बीएसएफ के इस अधिकार क्षेत्र में भीतर एक्शन ले सकती है। केंद्र के इस आदेश के बाद पंजाब में सियासी बवाल मच गया। केंद्र सरकार के आदेश के बाद पंजाब में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। पंजाब में फिलहाल स्थानीय पुलिस किसी भी कार्यवाही में बीएसएफ की मदद करती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अकेले ऐसा नेता है जो केंद्र के इस फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं कांग्रेस और अकाली दल के नेता इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह ने इस राज्य के अधिकार पर हमला बताया। ग्लोबल वार्मिंग इस वर्ष जिन वैज्ञानिकों को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वे भौतिकी की अलग अलग शाखाओं से जुड़े हुए हैं, परंतु इस बिंदु पर जाकर वे मिलते हैं वह है हमारा पर्यावरण, जलवायु और उसकी गंभीरता समस्या ग्लोबल वार्मिंग। इस वर्ष की भौतिकी नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए मनाबे क्लास हैसलमैन और जॉर्जियो पेरिसी ने अलग अलग काम करके जो गणितीय पैरामीटर पर आधारित भौतिक मॉडल तैयार किया, उनकी सहायता से जलवायु परिवर्तन के घटनाक्रमों का पूर्वानुमान और सटीक हो गया। अब तक इन्हें अनियमित और अनियंत्रित समझा जाता रहा था, लेकिन अब इनके तौर तरीके पहचाने जा सकेंगे। मौसम में हो रहने वाले बदलाव को न केवल गणितीय व भौतिक आकलन करना संभव होगा, बल्कि बदली हुई जलवायु का मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अनुमान लगाया जा सकेगा। इन वैज्ञानिकों की सोच से यह भी साबित हुआ कि जलवायु परिवर्तन के यह भौतिक मॉडल पूरी तरह से विश्वसनीय क्यों है। इन वैज्ञानिकों ने विगत 2 वर्षों में कोई शोध निष्कर्ष निकाला है, ऐसी बात नहीं है। बहुत पहले ही इन्होंने जलवायु संबंधित कई मॉडल विकसित किए और उनके मॉडल से पता चला कि वातावरण में बढ़ रहे तापमान के लिए कौन से कारक कितने दोषी है और इसमें मानवीय कारक किस कदर है। कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार गुरुवार यानी हाई कमान से नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे। शाम 6 बजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैसी वेणुगोपाल के निवास पर हरीश रावत और वेणुगोपाल से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान पंजाब में कांग्रेस के संगठनात्मक मसलों पर चर्चा होगी, लेकिन माना जा रहा है कि सिद्धू का बीते दिनों अध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा अभी तक हाई कमान के पास ही है और इस अवधि के दौरान सिद्धू के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के संबंध भी अच्छे नहीं रहे। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल के दिनों में चरणजीत सिंह चन्नी को सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके निशाने पर थे। डीजीपी और महाधिवक्ता की नियुक्ति के विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दिया। सिद्धू के समर्थन में मंत्री रजिया सुल्तान ने भी अपना इस्तीफा दिया, हालांकि बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पड़ोसी देश में पाकिस्तानी ओनर शीर्ष 10 कर्जदार देशों में शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा बाहरी कर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के बाद ऋण सेवा निलंबन पहल का पात्र बन गया। इस वजह से उसे अब विदेशी कर्ज हासिल करने में मुश्किल आ सकती है। विश्व बैंक द्वारा जारी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी का हवाला देते हुए पाकिस्तानी कहा है कि बड़े कर्जदारों समेत डीएसआई की जद में आने वाले देशों को प्राप्त कर्ज की दर में व्यापक अंतर रहा। डीएसआई के मुताबिक दुनिया के 10 बड़े उधारकर्ताओं में अंगोला, बांग्लादेश, इथोपिया, थाना, केन्या, मंगोलिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जाम्बिया भी शामिल है। इनका संयुक्त विदेशी ऋण 2020 के अंत में $509 अरब था, जो 2019 के मुकाबले 12% अधिक है। यह डीएसआई के दायरे में आने वाले सभी देशों के कुल विदेशी कर्ज का 60% रहा, जबकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पर जितना कर्ज है उसमें इमरान सरकार का योगदान महज 40% है। इन हालातों में उसे दुनिया से कर्ज मिलना मुश्किल हो सकता है।
सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। आज डीजल के दाम 34 से 37 पैसे तो वही पेट्रोल के दाम 31 से 35 पैसे बढ़ गए। देश में कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104 रुपए जबकि डीजल का दाम 93 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की डीजल की कीमत 101 रुपए प्रति लीटर हो है। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।